डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेम हिस्ट्री लेसन 5 वीडियो सेकंड में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गांधी जी ने कैसे अपमान सहा, कैसे फिर वो अधिकारों के लिए लड़ते हैं और क्या क्या परिस्थितियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ उनके सामने होती है और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे होते हैं। ये सारा हमने देखा। तो कुछ प्रतिबंधों के बारे में हमने पढ़ा था। एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट था, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से जातीय भेदभाव था, मताधिकार वंचित करने संबंधी विधेयक था, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति थी। आज हम 5वां बिंदु पढ़ रहे हैं इस संबंध में। भारतीयों पर आवर्जन प्रतिबंध था, सत्याग्रह का विस्तार। अफ्रीका के एक अन्य प्रांत ट्रांसवाल की सरकार ने भारतीयों के आने जाने पर प्रतिबंध हेतु, आवर्जन मतलब आने जाने पर प्रतिबंध हेतु एक कानून बनाया। तो एक कानून बनाया, गांधी जी ने घोषणा की कि सत्याग्रह आंदोलन इस कानून के विरोध में भी चलाया जाएगा। इस कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी अनेक भारतीयों के साथ नेटाल की सीमा पार कर ट्रांसवाल में दाखिल होते हैं। गिरफ्तार कर लिया जाता है गांधी जी को, कठोर कारावास की सजा दे दी जाती है, अपमानित किया जाता है। सरकार ने भारतीयों को वापस भेजना शुरू कर दिया। व्यापार पर भी दबाव पड़ा, आंदोलन में गिरावट आने लगी, धन अभाव हो गया। गांधी जी ने 1909 में लंदन की यात्रा की ताकि वे इंग्लैंड में लोगों को समझा सके, इसी बीच उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टोलस्टॉय फोरम, वेरी इंपॉर्टेंट, टोलस्टॉय फोरम उन्होंने बनाया था। फार्म था ये, एक प्रकार से आंदोलन का अड्डा था, स्थान था, प्रमुख स्थान था। और इसके लिए सत्याग्रह के लिए धन भी उन्होंने इकट्ठा किया, धन संग्रह किया। गांधी जी की सत्याग्रह सभा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लीग, टाटा, हैदराबाद का निजाम, इन सब से जो है राशि प्राप्त होती है इस मूवमेंट के लिए। टोलस्टॉय फोरम पर गांधी जी सत्याग्रहियों को साधारण जीवन बिताने तथा कठिनाइयां सहन करने की ट्रेनिंग भी देते थे। उसके बाद एक और जो है अत्याचार होता है भारतीयों के ऊपर, वो है पोल टैक्स तथा विवाह संबंधी निर्णय तथा सत्याग्रह का अंतिम चरण। ये अंतिम चरण है सत्याग्रह का। 1913 में बड़े पैमाने पर सत्याग्रह शुरू हो जाता है। अब पोल टैक्स को भी दायरे में ले लिया गया, आंदोलन के दायरे में इसका भी विरोध किया जाएगा। 3 पौंड जो टैक्स लिया जाता था, जो कि बहुत ज्यादा था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भारतीय मजदूर एक महीने में 10 शिलिंग कमा पाते थे। शिलिंग कमा पाते थे। जब इस टैक्स के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ तो सभी भारतीयों ने इसमें भाग लिया। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया। क्या निर्णय था कि जो विवाह ईसाई तरीके से नहीं होंगे, उनका पंजीकरण नहीं होगा तो मान्य भी नहीं होंगे। अर्थात जो हिंदू, मुस्लिम, पारसी रीति रिवाजों से शादियां हुई तो अवैध थी और उनसे जो उत्पन्न संतान थी वो भी अवैध थी। इसके अनुसार भारतीयों ने इस निर्णय को बहुत ही अपमानजनक माना तथा स्त्रियां भी
स्त्रियों के सम्मान पर भी चोट थी, स्त्रियां भी विरोध में हो गई, आंदोलन में कूद पड़ी। गांधी जी ने सबसे पहले नेटाल से ट्रांसवाल की सीमा को पार कर यात्रा शुरू की। महिलाएं भी थी। जत्थे को गिरफ्तार कर लिया गया। जत्था मतलब समूह को बोलते हैं। इसी समय 11 महिलाओं का मार्च टोल्स्टॉय फार्म से नेटाल के न्यू केसल कस्बे में पहुंचा। इन लोगों ने वहां पर खान मजदूरों को हड़ताल के लिए प्रोत्साहित किया जो खानों में काम करते थे, प्रोत्साहित किया। महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर गांधी जी न्यू कैसल पहुंचे तथा वहां उन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली। मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सरकार ने 2 बार गांधी जी को गिरफ्तार किया। और छोड़ दिया। अंत में सभी मजदूरों को जबरदस्ती ट्रेन में बिठाकर नेटाल भेज दिया गया। मुकदमा चलाया गया इनके ऊपर। गांधी जी को तथा इन मजदूरों को कठोर कारावास की सजा मिली। जेल में इन्हें भूखा रखा गया, कोड़े मारे गए। गांधी जी को पत्थर खोदने तथा मलबा साफ करने के लिए बाध्य किया गया। सरकार की दमनकारी नीति से दक्षिण अफ्रीका के सारे भारतीयों में रोष फैल गया, गुस्सा हो गया सरकार के प्रति। खेतों तथा खानों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गोखले ने अफ्रीका के दमन को लेकर भारत का दौरा किया। यहाँ तक कि भारत के वायसराय हार्डिंग ने भी दक्षिण अफ्रीका की सरकार के जुल्मों की कड़ी आलोचना की। ऐसा कोई भी देश जो अपने को सभ्य कहता हो इस प्रकार के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। निष्पक्ष जांच के लिए हार्डिंग, जो कि अंग्रेजी था, हार्डिंग ने निष्पक्ष जांच के लिए जो है सरकार को, इंग्लैंड को जो है पत्र लिखा। उसके बाद गांधी तथा सरकार में वार्ता होती है। मजबूर होकर जो है वार्ता करनी पड़ी सरकार को। लॉर्ड हार्डिंग, गोखले, हार्डिंग, CF एंड्रयूज से भी सरकार ने लंबी बात की और गांधी जी की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। पोल टैक्स समाप्त हो गया। एशियाटिक जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था उसको वापस ले लिया। विवाह को वैध मान लिया गया, जितने भी विवाह हुए थे। आवर्जन प्रतिबंधों को हटाने के लिए आश्वासन दिया गया। तो इस प्रकार से गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरह से सफल हो जाता है। इस सत्याग्रह से गांधी जी ने अनेक सबक लिए, सबक सीखे। सर्वप्रथम यह है कि गरीबों में बलिदान और कठिनाई सहन करने की शक्ति होती है। बलिदान और कठिनाई सहन करने की शक्ति किसमें होती है? गरीबों में। ये इनको शिक्षा मिली। सभी वर्गों का लोगों को नेतृत्व का जो है मौका मिला। एकता को जरूरी माना। अनुभव था कि उतार चढ़ाव आएंगे आंदोलन में। इसमें दुश्मन तथा स्वयं के लोग भी नाराज हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इस वजह से उन्हें स्वतंत्र वातावरण में एक विशेष शैली में आंदोलन चलाने का मौका मिला, जिसमें सभी अप्रवासी भारतीय शामिल हुए तथा गांधी जी ने अपने संघर्ष के लिए नए तरीकों का विकास किया। तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका में जो इनके आंदोलन थे या इनकी क्रियाकलाप थे वो पढ़े। अब भारत की राजनीति में उनका प्रवेश होता है। तो भारत में जब वो जनवरी 1915 में वापस आते हैं तो तब तक उनकी प्रसिद्धि सारे भारत में फैल चुकी थी। आम आदमी भी उनके नाम से परिचित था। कुंभ मेले में एक बार जब वो पहुंचे तो दर्शकों की उनको देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ आई थी। गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये नोट कर लो 2 अंक में। तो भारत में किसी भी आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी। गोखले ने कहा पहले भ्रमण करो सारे भारत का, भ्रमण करो भारत का, और सारे देश की यात्रा की
और 1915 में साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम स्थापित किया जाता है। यहीं से आंदोलन चलता है। सभी देश के भागों के लोग जो है ना यहाँ पर रहने लगे। इन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग नहीं लिया, परंतु धीरे धीरे वे कुछ आंदोलन हम पढ़ेंगे, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय जो मुद्दे थे श्रमिकों के, वहाँ पर सत्याग्रह चलाए और यहाँ पर उनको सफलता भी मिली और इनसे इनकी छवि ऊंची उठी। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है चंपारण। चंपारण उत्तरी बिहार में है। कहाँ पर है? उत्तरी बिहार में, पता होना चाहिए। 19वीं सदी में यूरोपीय बागान मालिकों, यूरोपीय जो लोग थे वो नील की खेती करवाते थे यहाँ के किसानों से। तो नील की जब खेती कराते थे, बागान थे यहाँ पर और फैक्ट्रियाँ थी नील की, तो भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं थे किसानों को। तो वे बागान मालिकों से जमीन पट्टे पर लेते थे। बागान मालिक पट्टे पर तो दे देते थे, परंतु किसानों से एक एग्रीमेंट हो जाता था कि 3/20 भाग पर नील उगाना कंपलसरी है। 3 कठिया प्रणाली इसको बोला जाता था। कोई पूछ ले तो आपसे, 3 कठिया प्रणाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही वे किसानों से ज्यादा लगान भी ज्यादा लेते थे। जर्मनी द्वारा जब कृत्रिम नील बना लेने के बाद नील उत्पादनकारी लाभ नहीं रह गया था, परंतु किसानों को नील की अग्रिम राशि कम कर दी। वे किसानों से बड़ा मुआवजा लेने लगे, अवैध कर भी लगाने लगे। अब नील जब जर्मनी ने कृत्रिम बना लिया तो मांग कम हो गई। मांग कम हुई तो इनके ऊपर उल्टा क्या हुआ? अवैध कर लगा दिए गए। मुआवजा इनसे ही लिया गया और जो अग्रिम राशि मिलती थी नील के बदले वो कम कर दी। तो ये नुकसान इनको काफी हुए। 1916 में लखनऊ कॉन्फ्रेंस में इसका मुद्दा उठा, परंतु गांधी जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में चंपारण के राजकुमार शुक्ला, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने बुलाया था? 2 अंक में आता है। चंपारण में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को मना लिया कि आप आए चंपारण में। गांधी जी चंपारण पहुंचने वाले थे तो वहां के डीसी ने प्रवेश पर रोक लगा दी, लेकिन गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। इस पर तत्काल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जिला अदालत पर उनको मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार ने बचाव करते हुए गांधी जी को तत्काल रिहा करने और किसानों की स्थिति जानने के लिए सहयोगियों के साथ जुट गए। उन्होंने कई दिन सुबह से शाम तक कार्य कर रहे 8000 किसानों से सबूत इकट्ठे किए, प्रमाण इकट्ठे किए। ऐसे ही बात नहीं करते थे। गांधी जी को चंपारण एग्रेरियन कमेटी का सदस्य भी बनाया गया। कमेटी में उन्होंने अपने सबूतों के आधार पर 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने का फैसला करवा लिया, अन्य करों को समाप्त करवाया, बढ़ाए हुए लगान को कम करवाया, अवैध रूप से किसानों से वसूली रकम का 25% भाग भी किसानों को वापस लुटवाया, सिफारिश करवाई। तो ये चंपारण एग्रीरियन एक्ट करवाने में सफल हो जाते हैं गांधी जी। एक पहली बड़ी सफलता थी गांधी जी की। अहमदाबाद के समीप एक खेड़ा नामक जगह है, वहाँ पर भी एक आंदोलन हुआ। दूसरा जो है आंदोलन, एक उपजाऊ इलाका ये था, वहाँ पर पट्टीदार धनी किसान, पट्टीदार मतलब धनी किसान, छोटे किसान और भूमिहीन किसान, सभी प्रकार के लोग रह रहे थे। 1917 में अधिक बारिश के कारण भारी नुकसान हो जाता है फसलों को। इसी समय कीमतों के बढ़ने से भी किसानों को आर्थिक कठिनाइयां आती है। फसल पूरी न होने के कारण खेड़ा के किसानों को लगान माफी की मांग करते हैं वो।
लेकिन सरकार इन मांगों की तरफ कहाँ ध्यान देने वाली थी। कानून के अनुसार सामान्य उपज से केवल 25% उपज होने पर लगान माफ किया जा सकता है। सरकार इस मांग से सहमत नहीं थी। उनका मानना था कि किसानों को होम रूल लीग तथा गुजरात सभा ने भड़काया है। होम रूल और गुजरात सभा ने भड़काया। सरकार ने ये कहा कि कर नहीं देना, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। किसानों की दिक्कतें जायज़ थी। जांच करने पर गांधी जी ने पाया कि फसल को अत्यधिक नुकसान हुआ है। जांच में पाया गया कि अत्यधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने किसानों को लगान न देने की सलाह दी। लगान न देने की सलाह दी। 22 मार्च 1918 को नडियाड से सत्याग्रह शुरू करते हैं गांधी जी। गांधी जी बड़े किसानों से भी लगान न देने की अपील करते हैं। अप्रैल में आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। सरकार की दमनकारी नीति से आंदोलन टूटने लगा था। हालांकि इसी बीच रबी की फसल अच्छी हो गई। इससे लगान न देने का मामला ठंडा पड़ने लगा। इसी बीच सरकार ने गुप्त आदेश जारी किया कि सरकार केवल उन्हीं किसानों से वसूल करेगी लगान जो आसानी से अदा कर सकते हैं। गरीब किसानों पर दबाव नहीं डाला जाएगा। इस प्रकार मामला समाप्त हो गया और गांधी जी ने भी सत्याग्रह समाप्त कर दिया। यह भी एक अच्छी जीत थी। अहमदाबाद के मिल श्रमिकों की समस्या तथा गांधी जी का इसमें योगदान। अहमदाबाद एक उद्योग प्रधान नगर था। उद्योग की महत्ता थी। बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर थे। 1917 में प्लेग के कारण से मजदूर नगर छोड़कर जा रहे थे, तो मालिकों ने क्या कहा कि आप लोगों को बोनस दिया जाएगा। बोनस देकर उनको रोक लिया, परंतु प्लेग समाप्त होने पर बोनस समाप्त करने का फैसला किया। बोनस समाप्त का फैसला हो जाता है। श्रमिकों ने इसका विरोध किया। विश्व युद्ध के कारण कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई को पूरा करने के लिए 50% बोनस दिया जाना चाहिए। उनकी मांग थी 50% तो बोनस दिया जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। उनको गुजर बसर में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चला हुआ था। मिल मालिक जो है 20% देने को तैयार थे। गांधी जी को अहमदाबाद के श्रमिकों ने दशा की जानकारी गुजरात सभा से जो है जानकारी गांधी जी को मिलती रहती थी। अहमदाबाद के एक मिल मालिक अंबाबाई साराबाई अंबालाल साराबाई ने साबरमती आश्रम को धनराशि भी दी थी। उसकी बहन अनुसुईया उसकी बहन थी। वो गांधी जी की शिष्या थी। डीसी ने अहमदाबाद के मामलों में गांधी जी से हस्तक्षेप करने को कहा। अंत में दोनों यह मामला एक ट्रिब्यूनल को देने को तैयार हो जाते हैं। मिल मालिक भी, और ट्रिब्यूनल को मामला दे दिया जाए, वो जांच करे, वो तय करे कि क्या दिया जाना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो इसमें तीन प्रतिनिधि दोनों के थे, परंतु मिल मालिक कुछ समय बाद हड़ताल का बहाना कर समझौते से पीछे हट गए। मिल मालिक समझौते से पीछे हट जाते हैं तो तालाबंदी की घोषणा हो जाती है। आखिर में गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल की सलाह दी। उन्होंने स्वयं भी मजदूरों को भाषण दिए। इसी बीच गांधी जी ने मजदूरों की सारी स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें 35% बोनस की सिफारिश की।
12 मार्च 1918 को मिल मालिकों ने तालाबंदी तोड़ दी और मजदूरों को 20% बोनस देना तय किया। कुछ मजदूर काम पर जाने लगे। सत्याग्रह में हिंसा के आसार देखकर गांधी जी ने भूख हड़ताल का पहली बार फैसला लेते हैं। पूछ ले कोई आपसे क्वेश्चन कि पहली बार गांधी जी ने किस मौके पर हड़ताल की थी? भूख हड़ताल 15 मार्च 1918 को की थी। तो 35% आखिर में बोनस का प्रस्ताव जो है मान लिया जाता है और इस तरह से मामला मिल मालिकों का और श्रमिकों का मामला सुलझ जाता है। तो ये गांधी जी के 3 आरंभिक जो मूवमेंट थे ये सफल हो जाते हैं इस तरह से। उसके बाद हम रोड सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, निष्कर्ष देखेंगे इस आंदोलनों के और असहयोग आंदोलन के बारे में फिर अपना काम शुरू करेंगे, जो कि एक मुख्य प्रश्न भी है आपका।